तो एक कहानी है वेस्ट बंगाल के एक स्कूल की। इस स्कूल में कुछ ऐसा घटता है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। दिव्या और आरव काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती पूरे स्कूल में काफ़ी जानी मानी थी। दोनों ही टॉपर थे, एक दूसरे के कंपटीटर थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब दिव्या और आरव 11th में आ जाते हैं तब एक न्यू एडमिशन उनकी क्लास में आता है जिसका नाम होता है अयान। दिव्या और आरव हमेशा साथ बैठते थे क्योंकि वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे कंपेटिटर भी थे। लेकिन एक दिन जब न्यू एडमिशन अयान आता है तो टीचर उसको दिव्या के साथ बिठा देती क्योंकि आरव उस दिन एब्सेंट था। अगले दिन जब आरव स्कूल आता है तब वो देखता है कि नया लड़का अयान दिव्या के साथ बैठा है, तो वो उसका बैग उठाकर साइड वाले बेंच पर रख देता है और खुद दिव्या के साथ बैठ जाता है। लेकिन अयान जब ये सब देखता है तब वो आरव से कुछ बोलता नहीं है, लेकिन साइड वाले बेंच पर जाके बैठ जाता है और पूरे दिन आरव को घूर घूर कर गुस्से में देखता रहता है। एक दिन चलता है, 2 दिन, वो 3-4 दिन से लगातार आरव को घूर घूर के बहुत ही गुस्से में देखता रहता था। उसे देखकर टीचर भी बोलते थे कि तेरा ध्यान कहाँ है, तू पढ़ता लिखता नहीं है क्या? ये 11th क्लास है, बहुत मुश्किल होती है, पता नहीं है क्या? फिर एक दिन जब लंच के पहले उनका खेलने का पीरियड होता है तब क्लास के सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, दिव्या भी खेल रही होती है, लेकिन आरव एक साइड में बाउंड्री पे बैठा होता है। तब आरव को अकेला देख अयान उसके पास जाता है और बोलता है, हमारी काफ़ी दिनों से दुश्मनी सी चल रही है, इसलिए मैं तेरे लिए लंच लेके आया हूँ, मेरी मम्मी ने तेरे लिए बनाया है, तो तुम ये लंच खा ले और हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। अयान के काफ़ी प्यार से बात करने पर आरव उसका लंच खाने के लिए मान जाता है। अयान उसके लिए टिफ़िन में चावल, उस पर कुछ लौंग के दाने, एक कटा हुआ नींबू और कुछ सब्जी लेकर आता है। आरव को ये सब देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अयान के काफ़ी प्यार से बोलने पर कि भाई देख, इतने दिन से दुश्मनी हमारी चल रही है, मैं बड़े दिन से तेरे को घूर घूर के गुस्से में देखता रहता था, इसलिए मैं चाहता हूँ तू ये खा ले और हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। इतना प्यार से बोलने के पर आरव वो लंच खा लेता है। लंच खाने के बाद अयान आरव को सॉरी बोलता है और दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन अगले दिन आरव फिर से एब्सेंट हो जाता है और अयान वापस दिव्या के साथ बैठ जाता है। आरव 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक एब्सेंट था, फिर 1 हफ्ता, धीरे धीरे 1 महीना, धीरे धीरे फिर 1.5 महीना हो जाता है। आरव स्कूल नहीं आता। आरव का घर स्कूल से काफ़ी दूर था, इसलिए ज़्यादा बच्चों के साथ उसके कांटेक्ट नहीं थे। वो स्कूल बस में ही आता था और स्कूल बस में ही घर जाता था। एक दिन दिव्या और क्लास के कुछ बच्चे आरव के घर जाने की सोचते हैं कि इतने दिन हो गए आरव स्कूल नहीं आ रहा, देखें जाकर कि उसके घर पे वो क्या कर रहा है। लेकिन आरव के घर जाने वाली बात अयान को बिल्कुल नहीं पता थी। उस दिन स्कूल के बाद दिव्या और क्लास के कुछ बच्चे ऑटो पकड़कर आरव के घर पहुंचते हैं। आरव की मम्मी गेट खोलती है। बच्चों को देखने पर आरव की मम्मी उनको डांटती है कि तुम इतना दूर अकेले क्यों आ गए हो, तुम्हारे मम्मी पापा चिंता करेंगे। तो वो बच्चे बोलते हैं कि हम अपने मम्मी पापा को बता के आए हैं, आरव इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, इसलिए हमें उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। जब बच्चे आरव के घर जाके देखते हैं कि आरव की क्या हालत है तो सारे बच्चे चौंक जाते हैं। स्कूल में आरव का वेट लगभग 55-60 किलो था, लेकिन जब वो उसको देखते हैं तो उसका वेट सिर्फ मात्र 35-40 किलो रह गया था। और उसकी मम्मी बताती है कि आरव एक टाइम की 20 से 25 रोटी खाता था, यानी दिन की लगभग 60-70 रोटी वो खाता था, लेकिन फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा था। अगले दिन दिव्या ये सारी कंडीशन अपने टीचर को बताती है कि आरव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो टीचर भी बोलते हैं कि मैं भी एक दिन टाइम निकल के आरव को देख के आता हूँ। उस दिन टीचर को बताने के बाद दिव्या नोटिस करती है कि अयान क्लास में आने के बाद कहीं चला जाता है और टीचर के आने से पहले वो वापस आ जाता है। एक दिन दिव्या आरव का पीछा करती है, एक दिन दिव्या अयान का पीछा करती है और वो उसका पीछा करते करते वो देखती है कि अयान गार्डन में बिल्डिंग के पीछे आ चुका है और वहाँ पे वो खोद के उसने एक डॉल निकाली, उसके हाथ और पैर तोड़ दिए। दिव्या ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है। वो स्कूल ख़त्म होते ही सीधा अपने टीचर को जाके बताती है। उसके टीचर भी ये सुनकर चौंक जाते हैं। जब टीचर आरव के घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं जैसे जैसे दिव्या ने बताया था वैसे वैसे ही कंडीशन में आरव के हाथ पैर टूटे पड़े। और उसकी मम्मी से पूछने पर उसकी मम्मी बताती हैं कि ये सीढ़ी से गिर गया और उसकी ये हालत हो गई। तो आरव के टीचर सीधा उसके मम्मी पापा को बोलते हैं कि आपने इतना इलाज करा लिया, अगर इस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा तो इस पर कुछ ऊपरी हवा भी हो सकती है। टीचर आरव के मम्मी पापा को एक तांत्रिक का नंबर देते हैं
और बोलते हैं ये वेस्ट बंगाल के सबसे सिद्ध बाबा हैं, आप इनसे कांटेक्ट करो, आपका आरब बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबा से बात करने पर बाबा सारी बातें सुनते हैं और शाम को आने का बोलते हैं। जब बाबा शाम को आरब के घर पहुंचते हैं तो वो घर के बाहर ही रुक जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं इस घर के अंदर गया या तो आरब की जान जाएगी या तो मेरी जान चली जाएगी। तो बाबा उन्हें बोलते हैं कि आरब को मेरे आश्रम पर लेके आओ, वहाँ मैं इसका इलाज करता हूँ। जब आरव को पता लगता है कि घर वाले उसे आश्रम ले जा रहे हैं बाबा के, तो आरव का भी झटपट आता है और उसके अंदर एक दूसरी एंटिटी आके बात करती है कि तुम लोग को क्या लगता है, तुम मेरे को यहाँ से ले जाओगे, मेरे को इससे रिहा करा लोगे, अगर किसी में दम है तो आरव को मुझसे छुड़वा के दिखा दे। ये सब देख आरव का बड़ा भाई काफ़ी डर जाता है और उसके साइड में हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है। तो आरव खींच कर उसके एक चांटा मारता है और बोलता है तुझे क्या लगता है इन सब चीज़ों से मैं निकल जाऊँगा, अगर दम है तो निकलवा लो। काफ़ी मुश्किलों के बाद जब आरब के घर वाले उसे बाबा के आश्रम लेके पहुंचते हैं तब बाबा सीधा कहते हैं कि अब 14-15 घंटे का हवन चलेगा और जिसको भी जो करना है वो सब पहले ही कर लो, अगर इस घेरे में आने के बाद तुम बाहर निकले तो आरब नहीं बच पाएगा। सब घेरे में बैठ जाते हैं आरब का परिवार। आरब के टीचर भी साइड में खड़े थे। 14-15 घंटे पूरा हवन चलता है लेकिन बाबा नोटिस करते हैं कि आरब पे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। बाबा को लगता है अभी भी कोई चाबी इसकी हमसे छूट रही है। तब अचानक से आरब के टीचर को याद आता है उस डॉल के बारे में जिसका दिव्या ने बताया था। तब उनके टीचर उन बाबा को बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक गार्डन, हमारे स्कूल के गार्डन में एक डॉल है जिस पर एक लड़का हमारे स्कूल का आता है और उसकी हाथ पैर तोड़ देता है और वापसी कर देता है उसे। तब बाबा बोलते हैं कि हम मुझे उधर ले चलो। तब बाबा स्कूल में पहुंचते हैं और बाबा को लगता है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है। जब बाबा खुद आके उस डॉल को बाहर निकलवाते हैं तब पता नहीं कहाँ से अयान भागता हुआ आता है और बोलता है उस डॉल को हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा, उस डॉल को हाथ मत लगाना। तुम्हें क्या लगता है इससे तुम मेरी और दिव्या की दोस्ती तोड़वा लोगे? उस डॉल को हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। टीचर अयान को पकड़ लेते हैं और अयान के काफ़ी झटपटाने के बाद भी उसे नहीं छोड़ते। अयान टीचर के हाथ पे काट लेता है तब भी नहीं छोड़ते उसे और अयान के सामने ही वो डॉल जला दी जाती है। डॉल जलाने पर काफ़ी अजीब सा माहौल हो जाता है और चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। लेकिन डॉल जलाते ही आरब जो था वो बिल्कुल फ्री हो गया था, उसकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाती है। अयान अपने रूप में वापसी आ जाता है और बाबा समझ जाते हैं कि ये सब अयान ने ही किया था और इसको ये सब अभी नहीं सिखाया, इसको ये सब बचपन से ही सिखाया जा रहा है। बाबा समझ जाते कि अयान के माँ बाप भी बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक हैं। उस डॉल को जलाने के अगले ही दिन अयान को वहाँ से स्कूल से रेस्टिकेट किया जाता है और अयान वहाँ से वेस्ट बंगाल छोड़ के चले जाता है और खबर आती है कि आरब अपने घर से गायब है। और आज 5 साल बीत चुके हैं लेकिन अयान और आरब और उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं। तो इससे पता लगता है कि ब्लैक मैजिक किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी को भी नर्क बना सकता है।